नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग यूपी प्रीलिम्स 2024 के लिए करंट अफेयर देखेंगे, वो भी केवल आज का स्पेशल है यूपी विशेष। ठीक, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर आज हम लोग देखने वाले हैं पूरे साल भर का। लेक्चर नंबर 12 है हम लोगों का और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक, तो यूपी स्पेशल वैसे भी आपका काफ़ी हद तक आता है, करंट में भी आता है और वैसे स्टैटिक पोर्शन में भी आता है, जीएस भी आती है यूपी की अलग से। तो यूपी करंट अफेयर आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, सिंगल वीडियो है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो पहला पॉइंट, तो देखिए पहला है पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल। उत्तर प्रदेश के लिहाज से पहला पॉइंट हमें मिला है कि बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल खोला गया है। हम लोग क्या करेंगे, यूपी स्पेशल में केवल जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसी को कवर करेंगे। ठीक है, फालतू की थ्योरी में नहीं चलेंगे। तो देखिए क्या है कि जनवरी 2024 में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में, इंपॉर्टेंट, मथुरा जिले में स्थित वृंदावन में संविद गुरुकुल बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर आ गए सारे। क्या है कि 1 जनवरी 2024 को उद्घाटन हुआ। किसने उद्घाटन किया? तो याद रखना, मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ नहीं आए हैं, यहाँ पीएम मोदी नहीं आए हैं। याद रखना है, मंत्री राजनाथ सिंह। कहाँ पर? मथुरा के वृंदावन में। क्या नाम क्या है? तो संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। यह पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल है, इंपॉर्टेंट। इस स्कूल का उद्घाटन सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, निजी राज्य सरकारी विद्यालयों के साथ साझेदारी में 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना के पहल के तहत किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें तो सैनिक स्कूलों की स्थापना की परंपरा उत्तर प्रदेश से 1960 में ही प्रारंभ हो गई थी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है खास। तत्कालीन जो मुख्यमंत्री उस समय मतलब रहे संपूर्णानंद ने लखनऊ में देश का पहला सैनिक स्कूल खोला था। याद रखना, संपूर्णानंद ने क्या किया था? पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला था? लखनऊ में, राजधानी में खोला था, लेकिन वर्तमान में मथुरा में खोला गया है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री की अयोध्या यात्रा, जो कि देख लेते हैं क्या है कि दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के दौरा किया। इस दौरान यात्रा में जो उन्होंने दौरा किया था, तो अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए 11,100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे इकोनॉमिक्स बेस में भी कुछ आंकड़े पूछ लिए जाते हैं कि कितने हजार करोड़ का शिलान्यास किया है अयोध्या के दौरे में, तो 11,100 करोड़ रुपए का। साथ ही उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग 4600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, इस अवसर पर हुआ क्या है? तो इस अवसर पर उन्होंने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। नई अमृत भारत ट्रेनों, वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल है। देश की पहली अमृत भारत ट्रेन है ये। ठीक है, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। ठीक है, और क्या किया है? तो इस हवाई अड्डे का जो नाम दिया गया है, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ध्यान रखना, यहाँ पर भगवान राम को मत ले आना। यहाँ पर नाम क्या है? तो महर्षि वाल्मीकि है। ठीक है ना, कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें। और नवनिर्मित श्री राम मंदिर तक पहुंच को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने अयोध्या में 4 नव विकसित सड़कों यथा रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का भी उद्घाटन किया। मतलब वहां तक पहुंचने के लिए 4 सड़क का निर्माण किया गया है। उन सड़कों के नाम क्या है? तो रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि पथ। ठीक, तो ये इनका भी नाम याद रख लेना। अगला देखें, काशी तमिल संगमम, ये क्या पॉइंट है? हम्म, हुआ क्या है, दिसंबर 23 में काशी तमिल संगमम का आयोजन वाराणसी में किया गया। काशी तमिल संगमम, काशी मतलब बनारस, मतलब वाराणसी, तो ऐसे याद कर लेना। ठीक, द्वितीय संस्करण था। काशी तमिल संगमम वर्ष 2022 में आयोजित किया गया था, पहला। ठीक है ना, प्रथम। अब चूंकि ये द्वितीय है तो प्रथम कब था? तो 2022 में था। 2023 को नमो घाट वाराणसी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। किस घाट में? नमो घाट में किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने थिरुकुल्लम थिरुकुल्लर
मणिमेघ कलाई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्य का बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद जारी किया। ब्रेल मतलब जो आंखों से नहीं देख सकते तो वो क्या करते हैं कि ब्रेल पद्धति के माध्यम से वो चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो उसमें भी अनुवाद किया है, ठीक है ना, हाथों से टच करके वो पढ़ते हैं, ठीक। इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों यथा संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और प्रसारण आदि तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया। कोई इंपॉर्टेंट नहीं खास। इस कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु में आईआईटी मद्रास को उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू को कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया था। भाई जाहिर सी बात है कि तमिल संगमम है तो आईआईटी मद्रास, और वाराणसी में हो रहा है तो बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इन दोनों का सहयोग से ये किया गया है। उस अगला देखें, इंपॉर्टेंट है स्वरवेद महामंदिर, और ये स्वरवेद महामंदिर के टॉपिक यूपी पुलिस में भी आए थे अगर आपको याद हो तो, ठीक। तो देख लेते हैं स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन हुआ है, ये क्या है। तो दिसंबर 23 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ किया? वाराणसी में। 7 मंजिला है स्वरवेद महामंदिर, 7 मंजिला है, इसकी ऊंचाई 180 फीट है। इस महामंदिर की संगमरमरी दीवारों पर स्वरवेद के 4000 दोहे लिखे गए हैं। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इसमें चित्र के माध्यम से उकेरे गए हैं। स्वरवेद महामंदिर महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं एवं उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस महामंदिर को विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहा जाता है। यहाँ पे होता क्या है, मतलब किस लिए बनाया गया है, तो यहाँ पर मेडिटेशन सेंटर कुल मिला के ये है, तो मेडिटेशन के लिए यहाँ पर ये बनाया गया है, ठीक। स्वरवेद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल देव जी महाराज द्वारा लिखा गया है। तो याद रखना है कि योग संस्थान है, तो इसी वजह से यहाँ पे योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए इसको बनाया गया है वाराणसी में, ठीक। अगला देखें, लेक क्वीन क्रूज, ये क्या है? तो 2023 में मुख्यमंत्री गोरखपुर स्थित, मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल आपने यूपी स्पेशल में पढ़ा होगा, रामगढ़ ताल झील कहाँ पे है? गोरखपुर में है। लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर किया? रामगढ़ ताल में, गोरखपुर में। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह क्रूज 2 मंजिला है। जैसे आपने एक सुना होगा एमवी गंगा विलास, है ना, तो प्रयागराज से हल्दिया तक चला था, तो वैसे ये भी है, तो ये वहीं के लिए है, रामगढ़ ताल के लिए है। तो 2 मंजिला है, क्रूज है। उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन के माध्यम से राप्ती, सरयू, यमुना, गंगा नदी क्रूज सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो याद रखना है लेक क्वीन क्रूज कहाँ पर उद्घाटन हुआ, तो रामगढ़ ताल, गोरखपुर में। 42वां रामायण मेला, दिसंबर 23 को अयोध्या में 42वें रामायण मेले का शुभारंभ किया गया। कुल मिलाकर रामायण मेला कहाँ लगता है? तो अयोध्या में लगता है। इस मेले का समापन 19 दिसंबर 23 को हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार और रामायण मेला समिति के सहयोग से प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। हो सकता है आपसे बस 2 ही चीज़ें में पूछ सकता है कि रामायण मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो अयोध्या में किया गया। किस क्रम का है ये? तो 42वें क्रम का है, ठीक। रामायण मेले की शुरुआत 1982 से जो मुख्यमंत्री थे श्रीपति मिश्र ने इसको उद्घाटन किया था, तभी से चला आ रहा है। रामायण क्रूज सेवा, देखो 2 क्रूज हैं, वो अलग क्रूज थी, ये अलग क्रूज है रामायण क्रूज सेवा। ये क्या है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने अयोध्या में शीघ्र ही शुरू की जाने वाली रामायण क्रूज सेवा के कार्यान्वयन के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी पर पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। याद रखना, रामायण क्रूज सेवा नाम से ही पता चल जाएगा कि अयोध्या में है और सरयू नदी में है, और पहली क्रूज सेवा है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि पहली क्रूज सेवा है, ठीक। चलिए अगला, उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। तो नवंबर 23 में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 को पारित किया गया। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करना है, मतलब उत्तर प्रदेश में जो जलमार्ग प्राधिकरण है उसका गठन के लिए किया गया है। बाकी भारत में तो है ही। इस प्राधिकरण के अध्ययन के रूप में मुख्यमंत्री या तो परिवहन मंत्री को नामित करेंगे या अंतर्देशीय जलमार्ग, पोत परिवहन एवं नेविगेशन, पत्तन मतलब बंदरगाह एवं समुद्री मामलों से संबंधित विषयों में विशेष
विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति जो है, स्पेशलिस्ट व्यक्ति जो है, किसी एक को नियुक्त करेंगे। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, अन्य प्रमुख नदियों में कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित हैं वर्तमान की स्थिति में। पहला दूरसंचार उत्कृष्ट केंद्र, इंपॉर्टेंट है, दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है, याद रखना है। कहाँ पर? सहारनपुर में पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र है उत्तर प्रदेश का। यह देश का पहला ऐसा केंद्र होगा पूरे इंडिया, भाई यूपी का तो है ही, लेकिन याद रखना है कि पूरे इंडिया का पहला है ये, ठीक। यह केंद्र सहारनपुर के आईआईटी रुड़की के परिसर में स्थापित किया जाएगा। सहारनपुर में आईआईटी रुड़की है, वहीं पर यह स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संबद्ध करने और 6G को लॉन्च करने में शोध संचालित करेगा। तो अभी जैसे 5G चल रहा है ना, कई जगह चल रहा है, तो उसके बाद जो 6G होगा उसको लॉन्च करने में ये सहायक करेगा, ठीक। चलिए अगला देखें। जीआई टैग, जीआई टैग के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश के 4 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है जो नए हैं। कौन कौन है? तो बागपत का होम फर्निशिंग, अमरोहा का ढोलक। ओडीओपी में आपने ये पढ़ा होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, कि ढोलक कहाँ का प्रसिद्ध है, तो अमरोहा का। कालपी का हस्त निर्मित कागज, मतलब कालपी का जो हाथ से बनाया जा रहा है कागज उसको। अब बाराबंकी का हैंडलूम, ठीक, हैंडलूम मतलब हथकरघा, हथकरघा, ठीक। तो इन चारों को अभी जीआई टैग दिया गया है। अब इतने जीआई टैग मिले हैं तो याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने के संदर्भ में दूसरे स्थान पर आ गया है, दूसरे नंबर पे है। तमिलनाडु जीआई टैग प्राप्त करने के संबंध में शीर्ष स्थान पर, तमिलनाडु पे पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे अब यूपी आ गया है, ठीक। अब थोड़ा सा याद रखना है पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे कौन कौन है। अब उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे बागपत होम फर्निशिंग को जीआई टैग मिला है, तो बागपत जनपद होम फर्निशिंग कामों के लिए पूरे देश में विख्यात है। चादर, गद्दे, तौलिए, तकिए, ये सब बनाए जाते हैं, ठीक। अमरोहा का ढोलक ये भी प्रसिद्ध है, इसमें कोई जानने वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर कालपी की बात करें तो कालपी का हस्त निर्मित कागज, बाराबंकी का हैंडलूम, ठीक, जिसे कपड़ा बनाने के लिए विख्यात है, ठीक है। चलिए, कांगड़ा चाय को अभी जीआई टैग मिला है, तो उसके बारे में देख लो एक बार। कांगड़ा घाटी कहाँ पे है? कांगड़ा घाटी कहाँ पे है? आपको ये जियोग्राफी में पढ़ाया गया होगा कांगड़ा घाटी, तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश में, ठीक। एक आपने पढ़ी होगी कांगेर घाटी, रिलेटेड नाम है तो जैसे बता दे रहा हूँ, कांगेर घाटी। एक है कांगड़ा घाटी, एक है कांगेर घाटी। तो कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में और कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है ना, तो ये भी याद रखना है। तो याद रखना है अप्रैल 23 में यूरोपीय आयोग द्वारा भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग प्रदान किया गया है, मतलब कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2005 में भारतीय जीआई टैग प्रदान किया गया था, मतलब पहले किया गया था लेकिन यूरोपीय आयोग द्वारा भी किया गया है, ठीक है। तो ये करंट का डेटा है यहाँ से। अगला अयोध्या, अयोध्या में क्या फेमस है? अभी अयोध्या पूरा ही फेमस है, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के इस जिले में राम की पैड़ी के विभिन्न घाटों पर दीपोत्सव 2023 के अवसर पर 22,23,000 दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, मतलब एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है कि इतने सारे दिए जलाए गए हैं एक साथ। इस जिले में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। अयोध्या शोध संस्थान को विस्तार देते हुए अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। अयोध्या में बस इतना याद रखना कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है दिए जलाने में, ठीक है। सौम्या माथुर जी कौन है, किस लिए प्रसिद्ध हैं, देख लेते हैं। तो याद रखना है 1 नवंबर 23 को सौम्या माथुर ने पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधन के रूप में भार संभाला है। पूर्वोत्तर रेलवे की पहली महिला महाप्रबंधक है। पूर्वोत्तर रेलवे का मतलब है कि पूर्वोत्तर जो जोन है उसका मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में। मतलब यूपी में 2 ही मुख्यालय हैं, एक पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय और एक उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? इलाहाबाद, प्रयागराज में, है ना। तो एक इलाहाबाद में, गोरखपुर में 2 ही मुख्यालय हैं, 2 ही जोन है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो गोरखपुर का जोन है वहाँ की महाप्रबंधक कौन बनी है? तो सौम्या माथुर।
प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश में जनजाति संग्रहालय 31 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज जिले में जनजाति संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। बहुत अच्छे से याद रखना, कहाँ पर, जहाँ जनजाति ज़्यादा है, तो मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज, ठीक है ना। मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज में जनजाति संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। मिर्जापुर के अतरैला पांडे ग्राम, सोनभद्र के ग्राम मारकुंडी और महाराजगंज के कुनसेरवा ग्राम में संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। गांव याद रहे ना, मतलब याद रहे तो अच्छी बात है, ना याद रहे तो मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज जरूर याद रहना चाहिए, ठीक है। 3 नए राज्य विश्वविद्यालय 31 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन किए जाने की अनुमति प्रदान की। अब यह क्या देख लेते हैं एक बार। प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से राज्य में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। गोंडा में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, विंध्यवासिनी का मंदिर कहाँ है, मिर्जापुर में है ना। मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 3 विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं, तो गोंडा में, मिर्जापुर में और मुरादाबाद में, ठीक है ना। मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य के नाम से ही विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, ठीक। इस संशोधन के माध्यम से मथुरा में SKS अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, ठीक है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय है। अब कहोगे चौथा है, नहीं चौथा नहीं है, राज्य वाले 3 ही हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय है, ये अलग है, ठीक है। अब देखो 4 नए निजी विश्वविद्यालय, जैसे मतलब कौन से स्थापित किए जाने की मंजूरी मिली है, तो KD विश्वविद्यालय मथुरा में, गांधी विश्वविद्यालय झांसी में, अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय गाजियाबाद में और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उन्नाव में। याद रखना चंडीगढ़, चंडीगढ़ मत पहुंच जाना केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ वाला उन्नाव में, ठीक है। चलो लखनऊ के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है अभी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के इस राजधानी शहर में, मतलब सभी जानते हैं कि राजधानी है, तो नौसेना सौर संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना की भूमि पूजन और शिलान्यास। नौसेना सौर संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। यह संग्रहालय आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बनाया जाएगा। वैसे ही पता है कि लखनऊ किस नदी के तट पे है, गोमती नदी के तट पे है, तो वहीं बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के इस राजधानी शहर में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु समर्थ अभियान शुरुआत, मतलब समर्थ अभियान की शुरुआत की है। समर्थ अभियान है क्या, तो 50,000 गाँव में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। राजधानी के आसपास, मतलब लखनऊ के आसपास जितने भी गाँव, 50,000 गाँव में समर्थ अभियान के तहत डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। गोरखपुर देख लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस जिले में प्रस्तावित पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के निर्माण के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अवलोकन। पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय का स्थापना की जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, कई बार आप लोग पढ़ चुके, कहाँ पे है, मथुरा में है। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा कहाँ पे है, मथुरा में, और आपने बहुत पढ़ा भी है, अभी मैंने भी कराया था इसको, ठीक है। तो यह महाविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और पड़ोसी देश नेपाल के पशुपालकों के लिए सर्वथा उपयोगी होगा, ठीक। चलिए, कौशाम्बी किस लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के इस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, 51 फीट कौशाम्बी में। और आपने पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा स्थान है जो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध है, तो कौशाम्बी है, ठीक है। कौशाम्बी महाजनपद भी है। मिशन महिला सारथी, मिशन महिला सारथी क्या है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या जिले में इस मिशन का शुभारंभ किया गया। महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ हुआ, अयोध्या में हुआ। इंपॉर्टेंट बात, मुख्यमंत्री ने 51 साधारण BS6 जो BS6 बसें हैं उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुल मिला के इसमें यह है कि महिलाओं को राज्य सड़क परिवहन में नौकरी दी जाएगी और महिलाएं यहाँ से बस चलाएंगी या बस चालक या परिचालक के रूप में महिलाएं कार्य करेंगी। तो इसके लिए
मिशन महिला सारथी शुरू किया गया है अयोध्या से। ठीक है, तो इतना याद रखना है केवल। चलो अगला, आनंदा डेयरी अमेरी अमेरिया पजोरा बीएच एम्ब्रियोज के मध्य समझौता, किसके मध्य? आनंदा डेयरी, अमेरिया पजोरा, अब बीएच एम्ब्रियोस। अब ये क्या है देखते हैं थोड़ा सा। तो योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, अब ब्राज़ील के राजदूत केनेथ नोब्रेगा की उपस्थिति में लखनऊ में इन 3 कंपनियों के मध्य समझौता हुआ है। तो ये 3 कंपनियां हैं जिसके मध्य समझौता हुआ है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और ब्राज़ील के जो राजदूत हैं केनेथ नोब्रेगा। इस समझौते ज्ञापन में उत्तर प्रदेश में दुधारू पशुओं के पोषण एवं प्रजनन के उपयोग की जाने वाली उन्नत तकनीक के माध्यम से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। अमेरिया पजोरा और बीएच एम्ब्रियोस ब्राजील की 2 बड़ी कंपनियां हैं। कहाँ की कंपनियां हैं? ब्राजील की कंपनियां हैं। तो ये एक निवेश के तौर पर भारत में कार्य करेंगी। ठीक, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अधिनियम। तो पहले तो याद रखना है कि हर बच्चे के लिए हर अधिकार अधिनियम किस राज्य में पारित हुआ, किस राज्य में पास हुआ, ये किस राज्य की अभियान है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश का अभियान है। हो सकता है केवल इतना ही आ जाए। उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का जो विषय है लैंगिक समानता और देखभाल और समर्थन पर केंद्रित है। ठीक है, तो ये मतलब किस तरह का अधिकार है? तो लैंगिक समानता और देखभाल और समर्थन पर केंद्रित है भैया। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है नौकरी निकलेगी बहुत ज़्यादा। चलिए खैर, पहला सोलर एक्सप्रेसवे। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुंदेलखंड से वैसे भी क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को पहला सोलर एक्सप्रेसवे घोषित किया जाएगा। ठीक, पीपीपी मॉडल पर बना है ये भी याद रखना है। बस इसके बारे में इतना याद करना है। उसके बाद बरेली देख लें। बरेली हाल ही में किस तरह चर्चा में है? तो परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में यह उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना है। याद रखना है, स्मार्ट कक्षाओं में पहला जिला कौन है? बरेली। उत्तर प्रदेश के इस शहर में नाथ कॉरिडोर, ठीक है ना, नाथ समुदाय, नाथ पंथ सुना होगा, तो ऐसी नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसका निर्माण वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या में राम जन्मभूमि की तर्ज पर होगा। यह कॉरिडोर अलखनाथ मंदिर, मणिनाथ, तपेश्वरनाथ, धोपेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ, वनखंडीनाथ मंदिरों को जोड़कर बनाया जाएगा। ठीक, चलिए, उन्नाव किस लिए प्रसिद्ध है अभी? तो उत्तर प्रदेश के इस जिले में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण हुआ है। क्या? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है राजा राव राम बख्श सिंह की मूर्ति कहाँ पर लगाई गई है? उन्नाव में लगाई गई है। ठीक, ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद भदोही किस लिए प्रसिद्ध है अभी? तो कालीन के लिए ये प्रसिद्ध रहा है। अगर आपने ओडीओपी में इसको पढ़ा होगा कायदे से कि कालीन के लिए क्या है, मिर्जापुर, भदोही, ये सब प्रसिद्ध है कालीन निर्माण के लिए। ठीक, यह कारपेट एक्सपो मार्ट कालीन निर्यात संवर्धन परिषद एवं भदोही जिला प्रशासन द्वारा 8 से 11 अक्टूबर 2023 के मध्य आयोजित किया गया है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला। याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला कहाँ पर? भदोही में, 45वें नंबर का है। बस इतना ही याद करना है इसमें। ठीक, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के इस शहर में स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन। और याद रखना गाजियाबाद का जो एयरपोर्ट है किस नाम से? हिंडन एयरपोर्ट। कई बार आता है हिंडन एयरपोर्ट कहाँ का है, तो याद रखना हिंडन नदी है यहीं पर, तो हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद का है। ठीक है, भारत ड्रोन शक्ति आयोजित हुआ है यहाँ पर। अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन हुआ है। कहाँ पर? गाजियाबाद में। ठीक, इसका आयोजन भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद पहले C-295 MW परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। बस इसमें इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। ठीक,
वाराणसी, बनारस किस लिए प्रसिद्ध है? तो पीएम मोदी द्वारा अपने इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तो मतलब पीएम मोदी यहाँ सांसद हैं, सभी को पता होगा, 1115 करोड़ रुपए की लागत से बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया है। 16 अटल आवासीय विद्यालय, ठीक। और एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वाराणसी में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें याद रखनी है, बाकी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी मैंने वाराणसी में जो सर्ववेद मंदिर है वो पहले ही बता दिया था, ठीक। वंदन योजना, वंदन योजना क्या है? तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश में सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं के विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रारंभ की जा रही इस योजना हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए जाने से संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित है। तो कोई खास नहीं है वंदन योजना। और वंदन अधिनियम जो आया है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना, जो भारत में 33% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना, पहली चीज मैं बता दूं आपको, ये यूपी प्लस एमपी की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। पीएम मोदी ने उसका लोकार्पण किया है, ठीक है। 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है ये, ठीक। बस इतना ही इसमें। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आरपीए लैब, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन द्वारा नाइलिट गोरखपुर में इस लैब का उद्घाटन हुआ। गोरखपुर में, कहाँ? गोरखपुर में। इस लैब का निर्माण इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना के अंतर्गत किया गया है। यह इस परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की पहली लैब है, मतलब यूपी की पहली लैब है इस तरह की, रोबोटिक की तरह की, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। कहाँ पे? गोरखपुर में। अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन, ये क्या है? तो वाराणसी विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन हुआ। यह प्रौद्योगिकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ग्रीन केपल रेट टीम द्वारा विकसित की गई है, ठीक। तो बस इतना याद रखना है, अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन। इसका उदाहरण कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ, बीएचईओ में हुआ। आगरा, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोलने को प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? आगरा में। और याद रखना कि अगर आपने निर्यात जोन पढ़े हैं, यूपी के 3 ही निर्यात जोन हैं, सहारनपुर, लखनऊ, आगरा। सहारनपुर, लखनऊ से आम का निर्यात होता है नवाब नाम से, और आगरा से आलू का निर्यात होता है, आलू निर्यात होता है ताज नाम से। किस नाम से? ताज नाम से, याद रखना है। तो जब आगरा में आलू निर्यात हो रहा है तो आलू अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है खोलने की व्यवस्था? आगरा में, ठीक है। प्रयागराज के बारे में क्या है? तो उत्तर प्रदेश के इस शहर में वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन का आयोजन किया गया था अक्टूबर 2023 में। काफ़ी चर्चाओं में भी रहा था, आपने देखा होगा। उसके बाद देखा जाए नंदनी कृषक समृद्धि योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में इस योजना का शुभारंभ किया है, ठीक है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित ये योजना है। इंपॉर्टेंट सब्सिडी मतलब दी जाएगी, इसमें सब्सिडी प्रदान करेगी। इसके तहत 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करने वाले लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। गायों की खरीद पर, उनके संरक्षण के लिए, उनके रखरखाव के लिए ये प्रदान की जाएगी सब्सिडी, ठीक है। और प्रथम चरण जो है कहाँ कहाँ पर शुरू हुआ है? तो अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, बरेली में, ठीक। आकांक्षी नगर योजना, मंत्रिमंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 23-24 में इसका प्रारंभ हुआ। उद्देश्य क्या है? तो वर्तमान में संचालित सरकारी योजनाओं को नियोजित
शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करने हेतु त्वरित प्रगति के सतत विकास की प्राप्ति करना है। कुल मिलाकर जो सरकारी योजना है वो सही से चल रही है कि नहीं, सही ढंग से चालू है कि नहीं, इसको आगे बढ़ाना इसका काम है। किसका? आकांक्षी नगर योजना। ठीक है, तो ये ऐसी योजना है जो स्टेटमेंट वाइज पूछ ली जाती हैं, तो इसको आप लोग याद रखोगे। ठीक है, चलिए आगे देखें। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एंड एक्सपो 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? वाराणसी में। ठीक। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023, जैसा कि आपको पता है कि टीचर की वैकेंसी सालों साल नहीं आ रही है, आयोग पे आयोग बने जा रहे हैं, तो उसी के बारे में है कि इस विधेयक में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन का प्रस्ताव है। यह आयोग एक निगमित निकाय होगा जिसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा आयोग? तो ये आयोग उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ बोर्ड या वक्फ विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, श्रम विभाग के शिक्षकों के चयन का कार्य नियमित, त्वरित, पारदर्शिता एवं समय से करेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। समय से तो कुछ नहीं हो रहा है ना, तो ये लाइन काट दो। बाकी ये आपको याद रखना है किस लिए बना है। आगे गांडीव वी, ये क्या है? तो पुलिस मुख्यालय लखनऊ में यह संयुक्त अभ्यास आयोजित, मतलब एक अभ्यास है गांडीव वी। इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मतलब एनएसजी और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं से सफलतापूर्वक निपटने हेतु किया गया है। गांडीव वी, ठीक, याद रखना है। व्यापारी कल्याण दिवस, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 29 जून को यह दिवस मनाने की घोषणा हुई है। देखो घोषणा हुई है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि आजकल जो आ रहे हैं दिवस, जो नए दिवस बनाए जाते हैं, जैसे अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को, जब चंद्रयान 3 जब उतरा चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर, तब उसको घोषित कर दिया गया है ना, तो वो हो सकता है आ जाए। तो बिल्कुल जो लेटेस्ट बने हैं उनको जरूर याद रखना है। जैसे व्यापारी कल्याण दिवस 29 जून बिल्कुल याद रखना है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। नोएडा, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं, भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क वेद वन पार्क का इस शहर में उद्घाटन हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है। वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ हो रहा है? नोएडा में। ठीक, आगे देखते हैं। गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान, तो उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान जो कि लखनऊ में है, उसके द्वारा 5 कवियों को प्रदान किए जाने की घोषणा है। कौन कौन? तो पंकज प्रसून, तब गीतों के साथ निभाया, उनकी रचना है। डॉक्टर प्रभांशु कुमार, डॉक्टर प्रभांशु की कमल से काव्य संग्रह, ये उनकी है। निशा सिंह नवल, तो उनकी रचना कौन सी है? मैं निशा हूँ। कृष्ण कुमार कनक, उलझाता छवि जाल तुम्हारा, ये उनकी रचना है। वेद मित्र शुक्ला, एक समंदर गहरा भीतर, ये उनकी रचना है। ठीक है, तो ये रचनाएं उनकी गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान इन 5 को दिया जाएगा। ओबरा सी तापीय परियोजना, ओबरा, ओबरा कहाँ है? सोनभद्र में है, आपने पढ़ा होगा। तो ओबरा डी है ना, सी नहीं डी, सी तो लागू है, डी क्या है देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 × 800 मेगावाट और 1600 मेगावाट की 2 परियोजनाएं हैं, मतलब 8-800 की 2। इस परियोजना की स्थापना एवं परियोजना लागत 17,985 करोड़ रुपए का प्रस्ताव स्वीकृत है। इस परियोजना की स्थापना एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के 50-50 अंशधारिता के संयुक्त उद्यम मेगा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे ये याद रखना है कि ओबरा डी किसकी संयुक्त परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश सरकार की और एनटीपीसी की। कितना है? तो 50-50% है, मतलब 50-50% है। बिल्कुल ये चीजें पूछ ली जाती हैं, है ना, याद रखना है। बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, ये क्या है? इंडियन इंडियन एक्सपोजर इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। इस ट्रेड शो का प्रमुख उद्देश्य राज्य में निर्मित उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करना है। बस इतना याद रखो। कहाँ पे? पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। बस ठीक।
उत्तर प्रदेश जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश जो 2023। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस अध्यादेश के आलेख को स्वीकृति दी गई है। इस आदेश में जगत गुरु राम भद्राचार्य, आपने देखा होगा, दिव्यांग विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। मतलब कुल मिला के अभी वो दिव्यांग विश्वविद्यालय है जो है उसको राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, ऐसा प्रस्ताव उन्होंने दिया है। ठीक। ललितपुर किस लिए है अभी फेमस? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड में स्थित इस जिले में, मतलब बुंदेलखंड में स्थित है, प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी मिली। याद रखना, पहला फार्मा पार्क, जैसे पहला वैदिक पार्क नोएडा में और फार्मा पार्क ललितपुर में। ठीक है, याद रखना है। आजमगढ़, तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जिले में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। याद रखना, हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया? आजमगढ़ में। किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र, अंबिका मिश्र और डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र जैसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हरिहरपुर घराना से संबंधित है। हरिहरपुर घराने से कौन कौन संबंधित है? बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, यूपी स्पेशल। ठीक, चलिए अगला देखें। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, जैसा कि आपको पता है कि दुग्ध से संबंधित है। ठीक, उद्देश्य सीधे देखेंगे। इस योजना की शुरुआत 6 जून 2023 को हुई और उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन की श्रेणी में अग्रणी राज्य बनाना, और जो कि है भी अग्रणी है ना, दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में मातृभूमि योजना, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में इस योजना का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का उद्घाटन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। प्रारंभ में यह योजना ग्राम सभा में लागू की गई, बाद में शहरी क्षेत्र में लागू की गई। ठीक, योजनागत मतलब योजना के अंतर्गत लोगों को विकास परियोजनाओं की 60% धनराशि उपलब्ध करानी होगी, जबकि जमीन व लागत की 40% धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बस उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांगबुक डो प्रांत के मध्य समझौता, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार और दक्षिण कोरिया का एक प्रांत है ग्योंगसांगबुक डो प्रांत के मध्य समझौता हुआ है। क्या हुआ है समझौता? तो ये समझौता ज्ञापन प्रदेश के छात्रों ग्योंगयांगबुक डो में स्थित विश्वविद्यालय में पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करने, मतलब कुल मिला के जो प्रदेश के छात्र हैं इनको ग्योंगडांगबुक डो जो दक्षिण कोरिया में स्थित विश्वविद्यालय है यहाँ पर पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना, मतलब ये समझौता हुआ है। बस इतना याद रखो। हो सकता है मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के छात्रों को निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में या किस प्रांत के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना पर समझौता हुआ है। तो दक्षिण कोरिया का विश्वविद्यालय है, कौन सा है? ग्योंगयांगबुक डो में स्थित विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 10 अप्रैल 2023 को हुआ। कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। बस स्कूल चलो अभियान 2023, स्कूल चलो अभियान 2023 1 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 तथा विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही NCERT द्वारा विकसित स्कूल रेडिनेंस कैलेंडर तथा शिक्षण मैनुअल का विमोचन किया। इसके अतिरिक्त सीएम ने मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन किया। तो जो जो किए हैं अच्छे से याद रखना है। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत 1 जुलाई 2017 को किया गया था, मतलब स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ जो हुआ था पहले वो 1 जुलाई 2017 को हुआ था। ठीक है ना, इसी को बढ़ाया गया है कायदे से। ठीक, तो ये याद रखना है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए ये किया गया, ये भी याद रखना है। ठीक, चलो रेशम कृषि मेला, ये क्या है? रेशम कृषि मेला 30 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर में इस मेले का शुभारंभ किया गया। कहाँ किया गया? गोरखपुर में।
गोरखपुर मंडल में 60 टन रेशम उत्पादन होता है, जिसे बढ़ाकर 600 टन करने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के रेशम, सैतूती, इरी, टसर, जैसे आपको पता है कि 4 प्रकार के वैसे रेशम होते हैं, लेकिन प्रदेश में कितने हैं? 3 प्रकार के हैं। सैतूती रेशम है जो कि गोरखपुर में है, इरी रेशम है जो कानपुर में है, और टसर रेशम है जो कि सोनभद्र में है। ठीक, एक होता है मूंगा रेशम जो कि ज़्यादातर असम में होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि इन तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन करना है। वन वर्ल्ड टीबी समिट, ये क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी बनारस में वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन किया। कहाँ किया? वाराणसी में, याद रखना है। यह आयोजन विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर किया गया है 24 मार्च को। विश्व क्षय रोग दिवस 2023 का विषय क्या है? हाँ, हम क्षय रोग समाप्त कर सकते हैं। यस, वी कैन एंड टीबी। इस समिट का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त पंचायत पहल का भी शुभारंभ किया है। ठीक, और इतना याद रखो वाराणसी में किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश में किया गया था। 25 मई से 3 जून 2023 के मध्य जो यूनिवर्सिटी खेल हुए थे 2022 वाले, वो 23 में हुए, उत्तर प्रदेश में हुए। उत्तर प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था। ठीक, इसका आयोजन प्रदेश के 4 जिलों में लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर में किया गया था। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। एशिया की पहली मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री, तो याद रखना है आभासी माध्यम से हरदोई के संडीला में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। यह पेंट फैक्ट्री बर्जर समूह की है। बर्जर कंपनी है, देखा होगा बर्जर का पेंट आता है टीवी में। हरदोई के सांडीला में। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? हरदोई में, बस वहीं से याद रख लो सांडीला, बस। ठीक है। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023, ये क्या है? तो देखो, खेल नीति को मंजूरी दी गई है। अब इसमें है क्या? तो इस नीति से जुड़े रणनीतियों एवं पहलुओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ राज्य में खेलों के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा। याद रखना, 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ ई स्पोर्ट को भी लागू किया जाएगा। तो कितने का निवेश पहले चरण में? 10 करोड़ रुपए का, बस। कालिंजर महोत्सव, कालिंजर का किला कहाँ है? आप सब ने पढ़ा होगा कालिंजर का किला कहाँ पे है? तो बुंदेलखंड में, बांदा में है। बांदा में कालिंजर महोत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री, एक मिनट, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कालिंजर महोत्सव को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा की। याद रखना, हाल ही में किस महोत्सव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता दी है? तो कालिंजर महोत्सव को। कहाँ हो रहा है? बांदा में। ठीक है, चलो। इमिलिया कोडर गांव, तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में थारू आबादी वाले गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। थारू जनजाति कहाँ निवास कर रही है? गोरखपुर, बलरामपुर, ये वाले क्षेत्र में है, तराई क्षेत्रों में। तो बलरामपुर में थारू जनजातियों के लिए पहला आदिवासी संग्रहालय बनाया जा रहा है। 5.5 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित है। बस इतना इंपॉर्टेंट याद रखना है। इमिलिया कोडर गांव किससे संबंधित है? थारू जनजाति संबंधित है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023, तो 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 प्रख्यापित की गई। यह नीति अधिसूचित होने की तिथि से आगामी 5 वर्ष या नई नीति आने तक संपूर्ण प्रदेश में प्रभावी होगी। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में कृषि उपज के प्रसंस्करण में बढ़ोतरी करना और अन्य राज्यों और देशों में प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, बस इतना ही इसमें इम्पॉर्टेंट है, बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब देखो आया एक इम्पॉर्टेंट, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड।
तो फरवरी 2023 में योगी आदित्यनाथ के नाम उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। योगी से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शासन में डॉक्टर संपूर्णानंद ने 5 वर्ष 345 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री रहे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, बस सिंपल सी बात है। श्रेयस हरीश, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन, जो निवेश मेला लगा था, ये शायद ROR में भी आया था अगर आप लोगों को याद हो। वैश्विक निवेश सम्मेलन कहाँ हो रहा था? लखनऊ में। उस दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को सम्मानित किया प्रधानमंत्री मोदी ने। बेंगलोर के निवासी हैं और रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं। विश्व रेस में, याद रखना, विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं। क्लाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल, ये क्या है? तो जनवरी में अमेठी में स्थित कोरबा आयुध फैक्ट्री में क्लाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन प्रारंभ हुआ। AK-203 याद देखो, AK-47 होता है, तो बस वैसे ही AK-203 राइफल बनाने के लिए कौन सी कोरबा आयुध फैक्ट्री, कहां पर? अमेठी में। कहां पर? अमेठी में स्थापित की गई थी। ठीक है। इंपॉर्टेंट एक पॉइंट याद कर सकते हो कि भारत रूस संयुक्त उपक्रम के तहत इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है, बस। बाकी है कहां पर? अमेठी में है। गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी। 30 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए। अयोध्या दीपोत्सव इसमें दिखाया गया था और उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान मिला था। ठीक। और उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पादन और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। 2022 का है और ये 2023 का है। ठीक। और ये अगर देखा जाए 24 वाली, तो याद रखना 2024 में जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें उड़ीसा की विकसित भारत जो महिला सशक्तिकरण है उस पर आयोजित था उड़ीसा का। तो उड़ीसा को पहला मिला था और गुजरात को दूसरा मिला था। याद रखना, उड़ीसा को पहला, गुजरात को दूसरा, जो वर्तमान का है 24 का है। ठीक। चलिए अगला देखें। पद्म पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश, तो पद्म भूषण मुलायम सिंह यादव, मरणोपरांत पद्मश्री राधा चरण गुप्ता, दिलसाद हुसैन, अरविंद कुमार, उमाशंकर पांडे, मनोरंजन साहू, ऋत्विक सान्याल, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, इन लोगों को पद्मश्री मिला है। पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव को मिला है, याद रखना है। ठीक। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम, तो 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मिलेट्स, ज्वार बाजरा कोदो सांवा रागी या मडुआ आदि की खेती के प्रसंस्करण एवं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के संचालन को मंजूरी दी है। मोटे अनाज के लिए मंजूरी मिली थी, वो उसी के बारे में बताया जा रहा है, वो भी 23 का है। ठीक है। लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, 12 खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया गया है। 2021-22 के खेलों के लिए 2024 में दिया गया है। थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में, जो डिटेलिंग है वही देखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2021 वाला नेहा कश्यप को वुशु के लिए और ज्योति शुक्ला को हैंडबॉल के लिए। लक्ष्मण पुरस्कार 2021 वाला राहुल सिंह को, मोहन यादव को, जनार्दन सिंह यादव को। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 21-22 के लिए तरुणा शर्मा जूडो और मनीषा भाटी वुशु के लिए। और लक्ष्मण पुरस्कार मोहम्मद आरिफ, राधेश्याम सिंह, सुवाल एलवाई, दीपेंद्र सिंह और विवेक चिकारा को। तो इनको ये 2 अवार्ड रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण अवार्ड दिए गए हैं। ठीक। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम, तो जनवरी 23 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। क्यों किया शुरू? इसके लिए क्या उद्देश्य याद होना चाहिए। 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं वर्तमान में। ठीक।
इस अभियान का उद्देश्य लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम बनाना। आरोही कार्यक्रम 3 चरणों में लागू होगा। पहले चरण में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक कस्तूरबा गांधी स्कूल के 2 शिक्षक छात्राओं को प्रशिक्षित करेंगे। तीसरे स्तर में सामुदायिक स्तर पर अभियान संचालित किया जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही है। उत्तर प्रदेश दिवस, अगर आप पीसीएस का एग्जाम दिए हो 22 वाला शायद, है ना, तो बिल्कुल डिक्टो पूछा गया था उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को। बिल्कुल डिक्टो पूछा गया था यही क्वेश्चन। ठीक, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो याद रखना है कि जो पॉइंट है वही देख लेते हैं हम लोग, है ना, पॉइंट से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस 2023 का मुख्य विषय क्या था, निवेश और रोजगार। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया, 2018 में। 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस, जो सेंट्रल प्रोविंस था, संयुक्त प्रोविंस था, उसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। ठीक है ना, तो 1950 में किया गया था, 1950 से उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था। चलिए, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 प्लेटिनम, ये क्या है? माइंड मित्र पोर्टल को डिजिटल इनिशिएटिव्स फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया है माइंड मित्र पोर्टल को, इतना याद रखना है। ठीक है, 22 का है, 23 को मिला है। एक जिला एक खेल, दिसंबर 22 में उत्तर प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने हेतु एक जिला एक खेल, ओडीओएस, जैसे ओडीओपी होता है एक जिला एक उत्पाद, वैसे ही ओडीओएस से शुरू किया गया। ओडीओएस योजना में शामिल 10 जिलों में खेलों में बदलाव किया गया है। अब ये कौन से हैं? जो परिवर्तित खेल हैं, जैसे मथुरा जूडो के स्थान पर कुश्ती आ गया है। अब बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर में बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स आ गया है। पहले बैडमिंटन था, अब एथलेटिक्स आ गया है। उसके बाद अगर देखा जाए श्रावस्ती में बैडमिंटन था, तो अब कबड्डी आ गया है। झांसी, गोंडा, लखीमपुर खीरी, इन तीनों में बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी आ गया है। बहराइच में बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल आ गया है। ठीक, और खेलों से संबंधित जिले, जैसे कुश्ती के लिए कौन कौन से जिले हैं, तो वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज, है ना। और एथलेटिक्स में देख रहे हो सबसे ज़्यादा एथलेटिक्स में है। ठीक, तो आप लोग इसको आराम से पढ़ लेना, वैसे ये सब आने वाले नहीं हैं, इतना जिला किसी को नहीं याद होगा। और हॉकी के लिए टेबल टेनिस, जो एक एक वाले हैं वो जरूर याद कर लेना, जैसे टेबल टेनिस आगरा कानपुर, बैडमिंटन अलीगढ़ गौतम बुद्ध नगर, वेट लिफ्टिंग के लिए मिर्ज़ापुर बिजनौर, बॉक्सिंग के लिए बुलंदशहर कुशीनगर, तीरंदाजी सोनभद्र ललितपुर, फुटबॉल के लिए हाथरस है, तैराकी के लिए पीलीभीत है, शूटिंग के लिए बांदा है, कबड्डी के लिए कन्नौज है, और लॉन टेनिस, जो लॉन टेनिस होता है उसके लिए प्रयागराज है। ठीक, एक चीज़ और, हो सकता है कई लोग ट्रिक से बताएं, लेकिन पीसीएस जैसे एग्जाम में कभी भी ट्रिक से नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये याद रखो, यहाँ पर जितना हो सके आप कंसेप्ट समझें, क्योंकि ट्रिक हमेशा वनडे एग्जाम में काम आती है। आप प्रशासनिक सेवाओं में जाएंगे तो वहाँ ट्रिक कोई काम नहीं आएगी। ठीक है, तो ट्रिक से ना ही पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। आप आराम से लिख कर, कायदे से पढ़ कर, रट कर, वो ज़्यादा अच्छा है। ट्रिक ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और सब में ट्रिक लगाएंगे तो ट्रिक को याद करने के लिए भी एक ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, तो इतनी सारी ट्रिकें अच्छे से याद नहीं होंगी, तो इससे अच्छा रटी ले, है ना। तो चलिए, खैर, यूपी स्पेशल 1 साल का करंट अफेयर समाप्त होता है। इतना ही है यूपी में, और इतना ही पढ़ लोगे तो आराम से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।